मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको आज इस अहम फेसबुक लाइव सेशन में खुशामदीद। मेरा नाम उमर अली ख़ान है। आई एम वर्किंग एज बिज़नेस मैनेजर फॉर हॉस्पिटल फार्मेसीज़, आउटरीच फार्मेसीज़ और हमारी सेकेंडरी फार्मेसीज़। मेरे साथ आज यहाँ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पैनल से कि वो अपना तारुफ़ कराइए बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट द प्रोग्राम। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ्सा अशफाक है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विसेज के ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शमीम रज़ा है और मैं डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता हसन है और मैं AKU आउटरीच हेल्थ नेटवर्क की CEO हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ायज़ा जहान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स और बच्चों के अस्पताल में पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ की कंसल्टेंट हूँ। थैंक यू वेरी मच पैनल फॉर द इंट्रोडक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है उसका मौजू है अद्वियात के बारे में गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शंस अबाउट मेडिकेशंस। इससे पहले कि हम अपने लाइव फेसबुक सेशन में सवालात लेना शुरू करें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट 1985 से अपने मरीज़ों के लिए बहुत मेयारी अद्वियात फराम कर रहा है। हमारा इदारा एक बैनुल-अक़वामी इदारा है। जिस तरह बैनुल-अक़वामी फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह हमारे पास भी बहुत सी सर्विसेज हमारे पेशेंट्स के लिए मौजूद हैं। मैं कुछ सर्विसेज के बारे में ज़िक्र करूंगा बिकॉज़ टाइम की बहुत कमी है। उनमें से एक सर्विस है कंपाउंडेड मेडिकेशंस। कंपाउंडेड मेडिकेशंस वो अद्वियात हैं जो मरीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती और हम स्पेशली अपने मरीज़ों के लिए उनको तैयार करते हैं। आगा खान में 300 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जो अपने मरीज़ों के लिए हम स्पेशली तैयार करते हैं और इनमें से कुछ लाइफ सेविंग भी है। इसके अलावा एक और सर्विस का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जो हमारा ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये कई दिहाइयों से फिजिशंस और आम आवाम की रहनुमाई कर रहा है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है इंफॉर्मेशन अद्वियात की और पॉइजनस मटेरियल्स की। ठीक है, अब हम सवालात का फॉर्मल स्टार्ट करते हैं लेने का। पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद हमारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और मैं मैडम शगुफ्ता हसन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जवाब दीजिए प्लीज़। सवाल है व्हाट इज़ आउटरीच, इसलिए कि हमारे इंट्रोडक्शन में आउटरीच का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ। थैंक यू उमर। आउटरीच हेल्थ इनिशिएटिव आगा खान हस्पताल में इदारे ने 34 साल पहले लिया था और उसका प्राइमरी मकसद ये है कि हम मयारी हेल्थ केयर को लोगों के घरों के नज़दीक ले जाएं। 34 साल पहले हमने पहला फ्लेबॉटमी सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया था और आज 34 साल के अंदर हमारा आउटरीच एक पूरा हेल्थ नेटवर्क बन गया है जिसके अंदर हमारे 290 लैब सैंपल कलेक्शन यूनिट्स हैं जो कि 126 शहरों में हैं और हमारी रसाई 160 मिलियन पॉपुलेशन तक है और 22,000 फिजिशियंस हमारे इस सर्विस से फ़ायदा उठाते हैं। इस लैब नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं हमारी 13 स्टैट लैब्स जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं। इसके अलावा हमने आउटरीच फार्मेसीज़ का भी इनेकाद किया है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान भर में 33 फार्मेसीज़ हैं जो कि 19 शहरों में हैं। हम आउट पेशेंट मेडिकल क्लिनिक्स को भी लोगों तक ले जा रहे हैं और हमारे 20 क्लिनिक हैं जो इस वक्त 10 शहरों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक बहुत ही वसी होम बेस्ड केयर प्रोग्राम पे काम करते हैं जहां पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज लोगों के घरों में जाती हैं और उन मरीज़ों का ख्याल करती हैं जो कि हस्पताल तक रसाई नहीं कर सकते हैं। हमारे इदारे के 4 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं: इम्पैक्ट, क्वालिटी, रेलेवेंस और एक्सेस। और इन्हीं 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तहत हमने ये आउटरीच हेल्थ नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया है और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम एक आला मयारी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर को
लोगों को एक्सेसिबल बनाएं। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता हसन। अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यूअर ने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आउटरीच फार्मेसी एंड नॉर्मल फार्मेसी। पाकिस्तान के अंदर जो एक मेडिकल स्टोर होता है और आगा खान की आउटरीच फार्मेसी में क्या फ़र्क है। पैनल की इजाज़त से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। बेसिकली आउटरीच फार्मेसीज़ एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो उस इलाके को, उस रीजन को सर्व करती है और उसकी स्पेशल नीड्स को जो है वो एड्रेस करती है। तो आउटरीच फार्मेसी का बनाने का मकसद, विज़न यही था कि हम ग्रास रूट लेवल पे पेशेंट्स से कनेक्ट हों और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्टनर बने। हम फिजिशियन से कनेक्टेड हों और प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्टनर बने और हम उस इलाके की ज़रूरियात को पूरा करें जो कि अद्वियात की हैं। उसके अलावा हमारी फार्मेसीज़ में आपको कभी भी फार्मासिस्ट के बगैर चलती हुई नहीं मिलेगी। हमारी हर फार्मेसी में फार्मासिस्ट मौजूद है जो आपकी हर नुस्खे को चेक करता है और मशवरे देता है। उसके अलावा अदविया साथ इदारों की बताई हुई तमाम रिकमेंडेशन जो कि स्टोरेज या सप्लाई चेन की होती हैं, हम उसको अपने कंसिडरेशन में रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं कम्प्लीटली। तो ये एक मेजर फ़र्क है जो कि कॉन्सेप्ट का है ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, नॉट अ मेडिकल स्टोर या रिटेल स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो क्वेश्चन इज इफ़ यू आर रियली हर्टिंग यू कैन इग्नोर द प्रिस्क्रिप्शन एंड टेक मोर। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है और आपके डॉक्टर ने आपको एक मकदार में दवा प्रोवाइड की है तो क्या मैं ज़्यादा ले सकता हूँ? ये सवाल मैं रिक्वेस्ट करूँगा शमीम रज़ा साहब अगर इसका जवाब दे सकें। देखें, दवाइयों के मुतालिक जो एक आम तासुर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि दवा खाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि अगर आप ज़्यादा दवाई खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवा को आप अपने मुआलिज के जो नुस्खा है उसके हिसाब से ही आपने इस्तेमाल करना होता है और उतनी ही मकदार में लेना होता है जिस हिसाब से उन्होंने आपके नुस्खे पे तजवीज़ किया है। आपकी बीमारी को देखते हुए वो डॉक्टर जो है, जो मुआलिज है आपका, वो जो आपको दवा तजवीज़ करता है, जिस हिसाब से लेने को कहता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, उस हिसाब से आपने वो दवाई लेनी है। कभी ये नहीं करिए कि आप दवाई को ज़्यादा मकदार में लें, क्योंकि वो ज़्यादा मकदार आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मैं डॉक्टर फ़ायज़ा जहाँ से पूछना चाहूँगा इसलिए कि ये वैक्सीन्स के बारे में है। ये सवाल है कि चिकन पॉक्स और टाइफाइड जैसी वैक्सीन्स जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी का आगा खान में क्या सेटअप है और अनअवेलेबिलिटी क्यों है चिकन पॉक्स की? शुक्रिया उमर। असल में वैक्सीन्स की फ़राहमी जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं करती, उसके पीछे पूरी एक चेन होती है जिसके थ्रू हमें ये वैक्सीन मिलती है। तो जहाँ तक, पहले मैं चिकन पॉक्स की बात करूँगी, जहाँ तक चिकन पॉक्स का ताल्लुक़ है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मार्केट में भी शॉर्ट है और क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल सिर्फ मयारी वैक्सीन लेता है, जिसका मतलब है कि हमें ये मालूम है कि ये वैक्सीन कहाँ से आ रही है, वो किधर स्टोर हो रही है और हमारे पास किस तरह प्रोवाइड की जा रही है। इसीलिए जब मार्केट में इस तरह की मयारी वैक्सीन नहीं मौजूद होती तो हम अपनी फार्मेसीज़ में ये वैक्सीन नहीं रखते। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये वैक्सीन और जगह तो पाई जाती है तो आगा खान में क्यों नहीं होती। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम सिर्फ जो रजिस्टर्ड और प्रॉपरली सोर्स्ड वेंडर्स होते हैं वहीं से हम अपनी वैक्सीन्स और अद्वियात लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर फ़ायज़ा आपके जवाब का। अगला सवाल है सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स का, जो कि एक ख़ास एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। और ये इस सवाल के आंसर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हफ्सा से काइंडली इसका जवाब दे सकें। थैंक यू उमर। SSRIs जिन दवाओं का जिक्र हमारे व्यूअर ने किया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये दवाइयाँ मखसूस मुद्दत के लिए दी जाती हैं और उनका एकदम से रोक देना या फिर उनका अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना, प्रोलॉन्ग करना या बीच में रोक देना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मरीज़ को। तो बेहतर ये होता है कि जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने जितनी दवा आपको दी गई है, साइड इफ़ेक्ट्स हर मरीज़ को हर साइड इफ़ेक्ट नहीं आ सकता।
हर मरीज़ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है दवाइयों को, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके पेशेंट लीफलेट के ऊपर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हैं वो आप फेस करें। सो बेहतर यही होता है कि जितने मकदार के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, आपकी जिस भी इंडिकेशन के लिए, हम उसी को कंटिन्यू करें, और जितने मियाद के लिए डॉक्टर ने दी है हम उसको कंटिन्यू करें। शुक्रिया अफसा आपके जवाब का। अगला सवाल है जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि वाई डोंट वी हैव ऑल द ब्रांड्स। हमारी फार्मेसियों में पाकिस्तान की मेजॉरिटी ब्रांड्स क्यों अवेलेबल नहीं होती। इसका सवाल का जवाब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शमीम रज़ा से, अगर वो दे पाएँ। हाँ, जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है जितना सवाल मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर फ़ायज़ा इस के मुतालिक अभी बता चुकी हैं कि हम वैक्सीन क्यों नहीं रखते सारी, और सारी दवाइयाँ क्यों नहीं रखते। तो आगा खान हस्पताल के अंदर एक दवाइयों की सिलेक्शन का या उसको अपनी फार्मेसीज़ में रखने का एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। तो उस तरीक़ाकार के अंदर जो है वो मयार सबसे पहले है, और जिसको हम क्वालिटी कहते हैं, और उसके बाद वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां या वो अद्वियात साज इदारे जो कि पाकिस्तान के नेशनल लेवल के ऊपर एक अच्छी रेपूटेशन रखते हैं, हम उन दवाइयों ही को कंसीडर करते हैं। वरना पाकिस्तान की मार्केट जो है वो उसमें तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, यानी 70,000 से ज़्यादा ड्रग रजिस्टर्ड हैं, और हर दवाई की क्वालिटी को परखना काफ़ी एक चैलेंज है। लिहाजा हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसी भी फार्मूलरी को किसी भी अस्पताल की फार्मेसी में दवा रखने के लिए, हम वो सबसे जो बेहतर जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए हमने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाया हुआ है। हमारे पास एक फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स कमेटी की एक कमेटी है जिसके अंदर मेजॉरिटी हमारे जो हैं वो फिजिशियंस उसमें बैठते हैं, फार्मासिस्ट बैठते हैं, और हम अपनी दवाइयों को बिल्कुल मयार के हिसाब से और उस गाइडलाइंस को देखते हुए सेलेक्ट करते हैं। इसलिए ये एक सवाल लोगों का बिल्कुल सही है कि हमारे पास वो सारी दवाइयाँ क्यों नहीं होती। तो उसकी बुनियादी वजह उनकी अफादियत और उनकी क्वालिटी है और उनका मयार है, इसलिए हम सारी दवाइयों को केटर नहीं कर सकते। शुक्रिया शमीम साहब। और उसमें अगर मैं मज़ीद ऐड करूँ तो आउटरीच फार्मेसीज़ के अंदर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी मेन्यू बढ़ाने पे, और इंशाल्लाह ये आपको और हमारे आपका एतमाद भी इसका जो है वो हमें दिखाता है कि हमारे पास एक रेंज हर रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। रमज़ान के बारे में अक्सर लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि रमज़ान के अंदर, रोज़े के अंदर लोग, अब अगर डॉक्टर ने दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लिखी हुई है तो रोज़े के टाइम में उस अपनी डोज को किस तरह एडजस्ट करें। तो ये एक सवाल हमारे व्यूअर ने पूछा है डॉक्टर फ़ायज़ा से, अगर मैं इसका जवाब चाहूँ। शुक्रिया। रमज़ान में बहुत प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि दिन में 3 दफ़ा दवाई ले रहे हैं। कोई दवा आप सुबह शाम खा रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। मसला उस वक्त होता है जब आपको दोपहर की डोज़ लेनी पड़ती है। तो उस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि सारी दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिसमें आप डोज़ को खुद ही से एडजस्ट कर लें। अगर आप अपनी डोज़ एडजस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए। अगर आपका मुआलिज समझता है कि दवाई की डोजेज यानी उसकी टाइमिंग एडजस्ट हो सकती है, तभी टाइमिंग एडजस्ट करें। वरना ये ऑप्शन है कि आप अगर बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं जिसमें दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है, तो उस दौरान आप रोज़े ना रखें। शुक्रिया डॉक्टर फ़ायज़ा। अगला सवाल कोविड वैक्सीन के बारे में है। मार्केट में अभी रिसेंटली स्पुतनिक, जो कि एक रशियन वैक्सीन है, वो इंट्रोड्यूस हुई है। व्यूअर का सवाल ये है कि स्पुतनिक के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और हैं तो क्या हैं। डॉक्टर शमीम रज़ा। स्पुतनिक वैक्सीन या उस जैसी दूसरी वैक्सीन जिसमें साइनोफार्म या कैंसाइनो बायो की जो वैक्सीन्स आ रही हैं मार्केट में, वो एक ही आम ज़बान में मैं बताता हूँ आपको कि वो उनका जो सोर्स है वो एक ही तरह का है, और ये डेड वायरल वैक्सीन कहलाती हैं, जो कि काफ़ी सेफ़ हैं, बहुत महफूज हैं। और जर्नल साइड इफ़ेक्ट अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं वो बता सकता हूँ कि
जिस जगह पे आपको इंजेक्शन उल्टे या सीधे हाथ पे अगर लगता है तो उस जगह थोड़ी सा आपको दर्द महसूस हो सकता है इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद। उसके अलावा कुछ मरीज़ नहीं कहेंगे क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो सेहतमंद लोग हैं, तो कुछ लोगों को जो है बुखार की शिकायत हो सकती है कि उनका जो है बुखार अगर 100 डिग्री से ऊपर जाता है तो उनको कोई भी बुखार रोकने की दवाई जो पैरासीटामोल है वो ली जा सकती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मरीज़ का सर का भारी होना, लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब ये लिटरेचर के अंदर मौजूद है कि इनका कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब तक एज सच जितनी भी दुनिया में ये वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं रिपोर्ट हुआ है अब तक। तो ये काफ़ी महफूज वैक्सीन्स हैं कोविड की जो अब तक मार्केट में अवेलेबल हैं। इस हवाले से मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगी शमीम, कि जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हर किसी को सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और स्पुतनिक वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हर इंसान को सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट। और हमें समझना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट भी एक अलामत है कि वैक्सीन जो है हमारे जिस्म में हमें क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा कर रही है। तो उमूमन ऐसा होता है, लोग कहते हैं हमें इतना ज़्यादा, जैसे फ़्लू की वैक्सीन लगी तो फ़्लू की वैक्सीन के बाद हमें बहुत ज़्यादा बुखार हो गया या हमें फ़्लू हो गया। बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि कोविड की वैक्सीन के बाद किसी को कोविड हो गया। आजकल जो है बहुत सारी ख़बरें इस बारे में भी आ रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि चाहे वो फ़्लू की वैक्सीन हो चाहे वो कोविड की वैक्सीन हो, ये सारी वैक्सीन इसमें डेड वायरस है। डेड वायरस का मतलब है कि ये इससे हरगिज़ आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, और अगर आपको फ़्लू की अलामत आ रही है तो वो अलामत इस बात की निशानदही करती है कि आपकी बॉडी उस वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। शुक्रिया डॉक्टर फ़ायदा एंड शमीम साहब। अगला सवाल है नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में। आजकल एक ट्रेंड है मार्केट के अंदर नेचुरल सप्लीमेंट्स को यूज़ करने का। व्यूअर हमसे पूछ रहा है कि नेचुरल सप्लीमेंट्स आर दे ऑलवेज सेफ़, क्या इनको इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा है या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? पैनल की इजाज़त से इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। देखिए, नेचुरल सप्लीमेंट्स जो है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ड्रग से इंटरेक्ट ना करें। बहुत से नेचुरल सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि सेंट जोन्स वॉर्ट या जैसे कि आपके जिनसिंग, जो मेजॉरिटी ऑफ दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जब भी आप नेचुरल सप्लीमेंट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स या ईस्टर्न या वेस्टर्न जो भी प्रोडक्ट्स लें, अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें कि आप ये मकदार और ये दवा खा रहे हैं, ताकि डॉक्टर आपकी दूसरी अद्वियात को अगर आप लेते हैं तो उसको एडजस्ट कर सकें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी कोविड वैक्सीन के बारे में है और इसमें हमारे व्यूअर ने पूछा है कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो उसको वैक्सीन लगाने की क्यों ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर फ़ायदा से। जी, हम समझ रहे थे कि कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सवालात आएंगे। तो अगर आपको कोविड हुआ है, देखिए हमें नहीं मालूम कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद आपके जिस्म में अगले इन्फेक्शन से बचने की क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हुई है कि नहीं हुई है। ये क़ुव्वत मदाफ़ियत उस सीन में ज़्यादा होगी अगर ये क़ुव्वत मदाफ़ियत वैक्सीनेशन के बाद हो। तो बहरहाल इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी होती है या जिसे हम क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं, और वैक्सीन के बाद जो इम्यूनिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। हमें वैक्सीन के बाद की इम्यूनिटी का पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोविड होता है तो वो सिवियर नहीं होता और आप जो है सिवियर साइड इफ़ेक्ट से, जिसमें डेथ भी शामिल है, उससे आप बच सकते हैं। तो अगर आपको हाल में पिछले साल कभी भी इस पेंडेमिक के दौरान अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है लेकिन आपके लिए वैक्सीन मयस्सर है और आप उस एज ग्रुप में हैं जिसको वैक्सीन लगे, तो प्लीज़ आप अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। थैंक यू डॉक्टर फ़ायदा। अगले 3-4 सवाल सारे के सारे कोविड के हैं, तो मैं बारी बारी जो है ना एक्सपर्ट्स को मौका देता हूँ। अगला सवाल हमारे व्यूअर ने किया है कि खून जमाने की सलाहियत जो होती है, कोएगुलेशन इफ़ेक्ट्स
जो पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है उनके अंदर क्या मौजूद हैं तो कितने % है, उसका क्या रिस्क है? इसका मैं रिक्वेस्ट करूँगा शमीम रज़ा साहब से। मेरे ख्याल में डॉक्टर फ़ायज़ा आप इसको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि कोगुलेशन का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। जी, सो ये जो खून जमाने का जो मसला है, ये प्रॉब्लम जो हमारे पास इस वक्त करंटली पाकिस्तान में वैक्सीन्स हैं उससे रिलेटेड नहीं है। जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से है, और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो आलमी इदारा सेहत है जिसको हम WHO कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है वैक्सीन एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने बहुत सारे, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे लोग जिनको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी है उनको स्टडी किया है, और देखा यही गया है कि इनमें जो खून जमने की प्रॉब्लम है वो आम पॉपुलेशन से, यानी वो लोग जिनको टीका नहीं लगा, उसके बिल्कुल एन बराबर है। इसका मतलब है क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा सिनारियो है जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ वैक्सीन लग रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आम पॉपुलेशन में नज़र आती हैं वो भी आपको वैक्सीन लेने वालों में ये प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं समझी जाती, क्योंकि हमें बहरहाल देखना होता है कि वैक्सीन का फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। और इस वक्त जो हमें कोविड के बारे में मालूम है, उस सिनारियो में वैक्सीन देना जो है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद है। तो मेरा पब्लिक से ये मेरा ओपिनियन है और मेरा सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करें। अगर आपके जहन में मज़ीद सवालात हैं, आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जिससे आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने डॉक्टर, अपने मुआलिज से मशवरा कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर फ़ायदा। अगला सवाल है कैंसाइनो वैक्सीन ट्रायल के बारे में। हमारे एक व्यूअर जो है इस ट्रायल का पार्ट रह चुके हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैं अपनी वैक्सीन जो हूँ लगवा सकता हूँ ओरिजिनल या नहीं लगवा सकता। तो इसके लिए आपको मशवरा ये है कि काइंडली आप हमारे 111-911-911 पे कॉल कीजिए और उनसे इसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। वो क्वेरी मेरे पास आएगी, आई विल लेट यू नो कि किस तरह उसको फॉलो करना है। अगला सवाल भी वैक्सीन का है। चाइनीज़ वैक्सीन या रशियन वैक्सीन, कौन सी अच्छी है? शमीम साहब। देखिए, ये हम चाइना और रशिया की किसी जंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, और वैक्सीन में साइंस इन्वॉल्व है। तो इस वक्त साइंस प्रिवेल कर रही है। पूरी दुनिया का जो पेंडेमिक है, कोई भी एक मुल्क और कोई भी एक कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो इस पेंडेमिक के लिए अरबों की तादाद में जो है वो डोजेज़ बना सके। तो जितना साइंस है और जितना लिटरेचर है उसके हिसाब से, और जो आलमी इदारा सेहत ने मयार मुकर्रर किए हैं WHO ने, उसके हिसाब से अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में या जो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं उनमें कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज़्यादा इफ़ादियत वो शो करती है क्लिनिकल ट्रायल में, तो वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है। तो ये कहना कि चाइना वाली या रशिया वाली या अमेरिका वाली, ऑब्वियसली अमेरिका वाली अभी पूरे अमेरिका वालों के पास नहीं पहुंची, तो वो पाकिस्तान आने में बहुत टाइम लगेगा। इस वक्त जो भी वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, चाहे वो रशियन हैं या चाइनीज़ हैं, सबसे यही गुजारिश है कि वो वैक्सीन लगवाएं, और वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं और सबके साइड इफ़ेक्ट भी बराबर जैसे हैं, ना होने के बराबर हैं, तो मौसर हैं और उनको लगवाना चाहिए। शमीम, एक बात, ये तमाम वैक्सीन्स व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए क्या आप बताएंगे कि ये तमाम वैक्सीन्स पाकिस्तान में जो आई हैं ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव की हैं, लिहाजा उन्होंने वो जिस भी वैक्सीन को मुस्तनद समझते हैं उन्हीं को लाए हैं पाकिस्तान में। वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई दैट? जी, बिल्कुल सही आपने शगुफ्ता ये पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में जो भी दवाई है, चाहे वो वैक्सीन है, जो नई वैक्सीन आ रही हैं, वो सारी की सारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है क्योंकि वो आवाम के लिए काम कर रहा है, तो और वो देख रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है यही वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो चाहे वो मुत्तहदा अरब अमारात हो या गल्फ़ के और बहुत सारे मुल्क हों, हर एक मुल्क की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, चाहे वो FDA अमेरिका के अंदर है, MHRA UK के अंदर है, पाकिस्तान में ड्रैप है। तो ड्रैप ने बेसिकली इन तीनों वैक्सीन जो इस वक्त करंटली पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल हैं
वो उनकी अप्रूवल से ही इस वक्त अवेलेबल हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास भी ये वैक्सीन जो हैं वो कुछ आ गई हैं और कुछ जो हैं वो इन प्रोसेस हैं और वो आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच शमीम साहब। अगला सवाल है, मैं डॉक्टर फ़ायज़ा से इसका रिक्वेस्ट करूंगा जवाब देने का। कोविड वैक्सीन में हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर वाले पेशेंट को क्यों नहीं कंसिडर किया जाता, क्यों नहीं लगाई जाती वैक्सीन? ये एक आम ख्याल है कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर वाले लोगों को कोविड की वैक्सीन नहीं लगानी है। रेकमेंड गवर्नमेंट की तरफ से ये किया जा रहा है कि जिस टाइम पे आपको वैक्सीन लगे उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर प्रेफरेबल है कि वो कंट्रोल में हो, और इसीलिए वैक्सीन सेंटर्स पे ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया जा रहा है। जहाँ तक शुगर का ताल्लुक़ है, ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कोविड का खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए तो उसके असरात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, इस हद तक कि वो जानलेवा भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ यानी हाई शुगर कोविड वैक्सीन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और आपको कोविड वैक्सीन मौजूद है और आप एलिजिबल हैं कोविड वैक्सीन के लिए, तो प्लीज़ आप ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसमें डॉक्टर फ़ायज़ा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि उन मरीज़ों को भी ये वैक्सीन लग सकती है कि जिनको दमे की बीमारी है, यानी वो लोग जिनको एस्थमा है या दमा है तो उनको भी ये वैक्सीन लग सकती है। सिर्फ उन लोगों के लिए ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि जिनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और वो फिर इस वैक्सीन को लगाने से पहले अपने मौलिद से बिल्कुल रब्ता करें और उसके हिसाब से फिर वैक्सीन को जो है वो सेलेक्ट करें। और इसमें भी मैं एक बात और ऐड करती चलूँ कि जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ये रिएक्शन नहीं है कि टीका लगाने के बाद थोड़ी सी रैश हो गई, ख़ारिश हो गई या कोई दाने निकल आए। ये जिस एलर्जी की हम बात कर रहे हैं ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी जिसको हम कहते हैं, जिसमें खुदा ना खास्ता आपको अस्पताल जाना पड़े, वहाँ पे आपको एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगना पड़े। सो ये सिनारियो है। अगर आपको इस तरह की पिछली किसी भी वैक्सीन के साथ इस तरह की हिस्ट्री है या कोविड वैक्सीन की पहली डोज के साथ इस तरह की हिस्ट्री है तो फिर आप जो है कोविड वैक्सीन ना लगवाएं। थैंक यू डॉक्टर फ़ायज़ा फॉर क्लैरिफिकेशन। मैडम शगुफ्ता से अगला सवाल है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि होम हेल्थ का आपने जिक्र किया, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज है और हम ये कैसे हासिल कर सकते हैं? होम हेल्थ केयर प्रोग्राम का मकसद हमारा ये था कि बहुत सारे मरीज़ जो कि हस्पताल से अपना इलाज करके घर जाते हैं उनको आईवी मेडिकेशन, ड्रेसिंग, बैंडेज, इंजेक्शन और बहुत सारी ऐसी नर्सिंग केयर की नीड होती है जो कि अगर वो अस्पताल में रहते हैं तो उनको मिलती है, लेकिन जब अस्पताल से उनका डिस्चार्ज हो जाता है तो उनको वो घर पे सहूलत मुयस्सर नहीं होती, या तो वो अस्पताल में आके लें। सो होम हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर हमने किया ये है कि वो तमाम नर्सिंग प्रोसीजर्स जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स परफॉर्म कर सकती है, वो तमाम प्रोसीजर्स हमारा होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारी होम हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर नर्सिंग प्रोसीजर्स शामिल हैं, होम इम्यूनाइजेशन शामिल है, हमारी स्टे इन केयर शामिल है। इसका मतलब वो बीमार लोग जिनको 24 घंटे नर्सिंग निगहदाश्त की ज़रूरत है तो हमारे नर्सेज लोगों के घरों पे 24 घंटे के लिए मौजूद होते हैं। और इसमें बहुत बीमार लोग जिसमें पैलिएटिव केसेस शामिल हैं, कैंसर के केसेस शामिल हैं, वो केसेस शामिल हैं जो रीनल फेलियर के केसेस हैं, वो तमाम मरीज़ जिनको के पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है वो तमाम नर्सिंग सहूलियात घर पे मुहैया की जाती हैं। उमर ने हमारा हेल्पलाइन का नंबर बताया था 1119111 अगर आपको कोई भी मालूमात लेनी है या होम नर्सिंग केयर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे UN नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता हसन। अगला सवाल मैं करूँगा हफ्सा से। ये सवाल है मेडिकेशन की स्टोरेज के बारे में। हमारे व्यूअर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल की गर्मी में रूम टेम्परेचर दवाइयों पे अक्सर लिखा होता है, तो क्या ये रूम टेम्परेचर यही वाला है जो आजकल है या कौन सा है? थैंक यू उमर। रूम टेम्परेचर की जब बात आती है तो वो एक मखसूस टेम्परेचर होता है जो कि गाइडलाइंस में मौजूद है। 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री, जिसमें वेरिएशन 28 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है।
आजकल अगर आपके घर में कहीं एसी चल रहा है तो बेहतर है कि दवा वहाँ पे रखी जाए रूम टेम्परेचर के लिए, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे कदरे आपका कम हो टेम्परेचर रूम का, जहाँ डायरेक्ट आपके सनलाइट आती हो, जिस कमरे में धूप आती हो या जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, या उन जगहों पे जहाँ पे किचन कैबिनेट से हमारे यहाँ तसव्वुर ज़्यादा है जिसमें हम लोग दवाइयाँ अक्सर रख रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, चूल्हे जल रहे होते हैं और काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कदरे ज़्यादा होता है। या जिन कमरों में आपके सनलाइट आ रही है उन जगहों से परहेज़ कीजिए, और कदरे बेहतर या कम टेम्परेचर जिन कमरों में आपके मौजूद है वहाँ पर आप दवाइयाँ स्टोर कीजिए। 28 से 30 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे दवा आप स्टोर नहीं कर सकते। शुक्रिया अफसा क्लैरिफाई करने का। अगला सवाल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, जो आजकल बहुत उसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शमीम रज़ा से कि आगा खान फार्मेसी सर्विसेज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए क्या करती है। आगा खान यूनिवर्सिटी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए देखें, अस्पताल के लिए अपनी पॉलिसी बनाना जो है वो कदरे आसान होता है। तो हम अपने अस्पताल के अंदर पॉलिसी जो है उसमें बनाया हुआ है कि हम बग़ैर नुस्खे के एक तो किसी को दवा नहीं देते, और पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि एक आम तासुर ये पाया जाता है कि आपको बग़ैर नुस्खे के जो है वो दवाई मिल जाएगी। तो हमारी आउटरीच फार्मेसीज़, हमारी सेकेंडरी हॉस्पिटल की फार्मेसीज़ और हमारी ऑन कैंपस की फार्मेसीज़ पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक को नुस्खे के बगैर नहीं देती। दूसरे उस एंटीबायोटिक को जिसको लिखा है, आपके डॉक्टर ने तजवीज़ किया है, तो वो किस इन्फेक्शन के लिए है वो भी लिखना होना ज़रूरी होना चाहिए। और हम अस्पताल के अंदर स्टीवर्डशिप का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। स्टीवर्डशिप का मतलब ये है कि मैं सादा ज़बान में बोलूँ कि एक चौकीदारी का निज़ाम है। उस चौकीदारी निज़ाम में हम देख रहे होते हैं कि किसी ने सही आपको एंटीबायोटिक जो है वो दी है या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक से बहुत एक तो रेजिस्टेंस आ रहा है, और कोई नई एंटीबायोटिक जो है वो अभी आ भी नहीं रही आने वाले अगले 5-10 सालों में। और जो एंटीबायोटिक हमारे पास रह गई हैं या बच गई हैं अस्पताल में, अगर हम उनको जुडिशियस यूज़, जिसको हम कहेंगे जी उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई एक चौकीदारी का निज़ाम, जिसे हम कहेंगे जी फार्मेसी डिपार्टमेंट एक्चुअली ये करता है कि वो उन प्रिस्क्राइबर्स तक चला जाता है, उन तक पहुंचता है और उनको ये कहता है कि ये दवाई, ये वाली एंटीबायोटिक जो है ये आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इतने दिन इस्तेमाल करनी है, और इसको आपने लेबॉरेटरी के साथ लगाना है, यानी कल्चर एंड आपने करा के देखना होता है एंटीबायोटिक के कल्चर और सेंसिटिविटी पे कि ये एंटीबायोटिक आपके इस इन्फेक्शन के लिए ठीक भी है या नहीं। तो ये वाला निज़ाम जो है वो आगा खान अस्पताल में तो मौजूद है, और नेशनल लेवल पर भी इस पर काम हो रहा है, और आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO ने भी इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं मुरतब की हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर हम भी अपने अस्पताल के अंदर जो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये लाइफ सेविंग इन्फेक्शंस के लिए हमें जो है वो सही और मौसर उसका इस्तेमाल करना होगा, वरना हम जो एक तरीक़ाकार है कि जी एंटीबायोटिक आ गई है तो बस वो हर चीज़ का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक है, और वो हम खाते हैं या हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। और उसकी वाज़ेह एग्जांपल आप देख लीजिए कि कुछ जगहों के ऊपर टाइफाइड जो है वो पहले हम ट्रीट कर लेते थे एक सादा सी दवाई से, जिसे हम क्लोरामफेनिकॉल या दूसरी दवाइयाँ कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस होते होते अब वहाँ तक पहुँच गया है कि वो किसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से भी जो है वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। लिहाजा ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम एंटीबायोटिक के मामले में ज़रा एहतियात करें और उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारे डॉक्टर ने कहा है, और उसको फिर उसके बाद जो है इस्तेमाल ना करें। थैंक यू शमीम साहब। अगला सवाल मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो आगा खान फार्मेसी के बारे में या अद्वियात के बारे में होगी, और इसका जवाब मैं शगुफ्ता हसन से चाहूँगा। आगा खान की मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं फार्मेसीज़ में। ये सवाल है व्यूअर का। आई थिंक इसका जवाब तो बहुत सादा है, और वो ये है कि शमीम ने और डॉक्टर फ़ायज़ा ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जो दवा अपनी फार्मेसी पे रखते हैं वो मुस्तनद दवा होती है, वो एक प्रॉपर ब्रांड की दवा होती है जिसको हम रखते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वही दवा रखी जाए जिसकी कंपनी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हो। अब उसके अंदर
बहुत ज़रूरी है कि जब आप दवा ख़रीदें तो उसके पैकेट के ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लगी हुई होती है। आगा खान फार्मेसी कभी भी उस MRP के बियॉन्ड नहीं जाता, यानी MRP से ज़्यादा कभी भी प्राइस प्रोवाइड आपसे नहीं लेगा। तो इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाएं कि हमारे यहाँ महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ मयारी दवाइयाँ मिलती हैं, और वही जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस दवा की रखी हुई है, हम उससे ज़्यादा कभी भी वो दवा न बेचते हैं और कानूनन ना बेच सकते हैं। शुक्रिया। और अगर मैं इसमें ऐड करूं आउटरीच फार्मेसीज़ के बारे में, ना सिर्फ हम मयारी दवाइयाँ बेचते हैं बल्कि हमारी फार्मेसियाँ हर दवाई पे अप टू 14% तक डिस्काउंट भी ऑफ़र करती है और कुछ कार्ड्स पे फ्लैट 20%। तो मयारी प्लस किफ़ायती। ठीक है, अगला सवाल है कोविड के बारे में। अगेन डॉक्टर फ़ायज़ा आपके लिए, कैन अ लैक्टेटिंग मदर गेट कोविड वैक्सीन? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मदर हैं और आप किसी बेबी को दूध पिला रही हैं तो आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके बारे में हाल ही में CDC से और दुनिया भर की और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से रिसर्च आई है, जिसमें ये देखा गया है कि अगर मदर को वैक्सीन लगती है तो उसको जो क़ुव्वत मदाफ़ियत उसमें पैदा होती है वो दूध के ज़रिए उसके बेबी को भी कोविड से बचा रही होती है। तो लैक्टेशन बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है टू वैक्सीनेशन। फिर भी आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से जो है उस बारे में ज़रूर मशवरा कीजिए। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप दूध पिला रहे हैं, इन दोनों सिनारियोज़ में आप कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है क्योंकि ये एक किल्ड वैक्सीन है, बल्कि सिर्फ सेफ नहीं है, ये इफ़ेक्टिव भी है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए। शुक्रिया डॉक्टर फ़ायदा। अगला सवाल मैं पार्क करूंगा हफ्सा के लिए। हमारे व्यूअर ने पूछा है कि कैन आई टेक मेडिकेशन विद एनी लिक्विड? क्या किसी भी मशरूब के साथ दवाइयाँ ली जा सकती हैं? अगर नहीं तो क्यों? दवाइयों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है या किस मशरूब के साथ लेना है, ये वेरी कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम दूध के साथ नहीं ले सकते। इसी तरीके से आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, उनको हम दूध के साथ नहीं ले सकते, उनको हमें सिर्फ पानी के साथ लेना होता है। सो ये दवा में वेरी कर रहा होता है। कुछ जूसेस के साथ नहीं ली जा सकती अद्वियात। तो ये हर दवा हर लिक्विड या मशरूब के साथ नहीं ली जा सकती। जहाँ वेरी कर रहा होता है वहाँ पे बेहतरीन ये है कि आप अपने फार्मासिस्ट जिससे आप प्रिस्क्रिप्शन पे दवा ले रहे हैं उसे उसी वक्त उन दवाइयों के हवाले से या किस दवा को किसके साथ लेना है वो आपको बेहतर उनके बारे में गाइड कर सकते हैं। एक चीज़ ऐड करना जी, इसीलिए बात हो रही है कि जिस जगह से दवा ली जाए वहाँ पे एक मुस्तनिद फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस फार्मासिस्ट को ये पता होता है कि कौन सी दवा किस चीज़ के साथ लेनी और किस चीज़ के साथ नहीं लेनी है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ से दवा लें वहाँ पे फार्मासिस्ट से रुजू करें और वो जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी तरीके से उस दवा का इस्तेमाल करें। थैंक यू। अगला सवाल मैं पूछूंगा शमीम रज़ा से। हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि आगा खान कमर्शियल वैक्सीन कब से लगाना शुरू करेगा? इस सवाल को अभी मैं मौकूफ़ करता हूँ, इसलिए कि आगा खान जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो नेशनल कोविड कमांड सेंटर्स हैं यानी NCOC, उनको हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी है और हम क्वालिटी पे और मयार पे बिलीव करते हैं। तो उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कि हम बस इंतज़ार करें कि जब हम लीगली कवर्ड होंगे तो हम जो है वो कमर्शियल वैक्सीन जो है वो अपने मरीज़ों के लिए और उनके घर वालों के लिए लगाना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच शमीम साहब। अगला सवाल है व्यूअर की जानिब से सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर। आगा खान जो है ऐसा क्या प्रैक्टिस करता है जो सेल्फ मेडिकेशन के अगेंस्ट है? इसका जवाब मैं अगर आप ही से पूछूं। अच्छा, देखिए सेल्फ मेडिकेशन मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। हमारे ख़ानदान में जो है वो मेरी अम्मा जो हैं वो अक्सर अपनी बहनों से कह रही होती हैं कि ये दवाई मैंने खाई थी और मैं ठीक हो गई, लिहाजा तुम भी ये दवाई खा लो तो तुम भी ठीक हो जाओगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रमोट करता है, ये ख़ानदान से ख़ानदान, घरों से घरों और लोगों से लोगों में ट्रांसफ़र हुआ है।
लेकिन ये सबसे हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बेहतर है वो अगर आपको एक दफ़ा किसी डॉक्टर ने कही है या आपके मौलिद ने आपको लिखी है तो आप उसको तो इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो उमर के लिए ठीक हो सकती है या हफ्सा के लिए ठीक हो सकती है। लिहाजा अपनी दवाई आप सिर्फ अपने तक इस्तेमाल करें और उसको प्रमोट ना करें। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इसमें हमें ऐसी कई सारी जो हैं वो कॉल्स रिसीव होती हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे होते हैं कि जी ये दवाई मैंने खाई थी तो क्या ये मैं अपने बहन को या भाई को खिला सकता हूँ। और उसमें भी ज़्यादातर एंटीबायोटिक होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक में होता है कि लोगों को कहा कि जी गला ख़राब है लिहाजा मुझे टॉन्सिल्स हुए थे तो मैं एमॉक्सिसिलिन और या पेनिसिलिन खा के ठीक हो गया हूँ, तो मैं अपने भाई को भी यही खिला देता हूँ। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन या प्रमोशन ऑफ द पॉली फार्मेसी, वो अननेसेसरली उसका इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है और उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शमीम साहब। इसमें अगर मैं ऐड करूँ, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज के अंदर हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारी डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन आइटम्स की सिर्फ प्रिस्क्रिप्शंस पे होती है और हम वही क्वांटिटीज़ डिस्पेंस करते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है। तो फार्मासिस्ट होने का एक और फ़ायदा ये भी है कि वो ना सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की मिक़दार बल्कि मियाद पे भी फोकस करता है, तो सेल्फ मेडिकेशन को कम करने में से और मदद मिलती है। हफ्सा के लिए अगला सवाल है, एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे एक व्यूअर खा रही थी और शी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, सो कैन शी स्टॉप टेकिंग इट? ओके, थैंक यू उमर। एंटी डिप्रेसेंट्स को या जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको सडनली स्टॉप करने से आपको मुज़र असरात हो सकते हैं। सो जब तक आपका मालिश उस दवा को बंद ना करे तब तक आप वो दवा बीच में रोक नहीं सकते। अगर आप बीच में रोकेंगे तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। वेट गेन के लिए भी आप अपने मालिश से ही मशवरा कर सकते हैं ताकि वो उसको एडजस्ट कर सकें डोज को, मगर एब्रप्टली दवा को रोकना या बीच में रोक देना अपनी मर्ज़ी से ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जितनी भी वो दवाइयाँ जो डिप्रेशन को कम करने के लिए होती हैं उनका एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो वज़न को बढ़ाती हैं। लिहाजा लेकिन जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है उस तरह से एंटी डिप्रेसेंट या वो दवाइयाँ जो कि डिप्रेशन को कम करने की होती हैं उनमें भी जो है वो साइंस ने थोड़ा रिसर्च किया है कि कुछ, तो जैसे हफ्सा ने बताया, मेरे ख्याल में मौलिज आपका जो है वो जिसने दवाई तजवीज़ की है आपको, वो किसी दूसरी दवा के ऊपर जो कि डिप्रेशन को कम कर सकती होगी और वेट कम बढ़ाती होगी उसके ऊपर डाल सकता है। दवाई को हरगिज़ रोकना नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा बनिस्बत जिसके कि आपको वज़न बढ़ रहा है। थैंक यू शमीम साहब। अगला सवाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा शगुफ्ता हसन से। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि कोविड के पेंडेमिक में होम हेल्थ केयर का स्टाफ जो है वो SOPs को किस तरह फॉलो करता है और आर दे सेफ? बहुत अच्छा सवाल है। कोविड के दौरान जैसे ही कोविड आया था, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट और पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने बीमारी के मुज़र असरात को देखते हुए एक प्रोटोकॉल बनाया था जो कि मुख्तलिफ़ मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल था और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे उनको उस प्रोटोकॉल को लाजमी फ़ॉलो करना था। जैसे मैं आपको बताऊं, PPEs आपको पता होगा, याद होगा तमाम व्यूअर्स को कि जब कोविड आया था तो चूँकि इंटरनेशनल डिमांड बढ़ गई थी तो PPE की मिकदार की जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी। लेकिन मैं आपको बहुत खुशी से बता रही हूँ कि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के अंदर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था जहाँ पे हमने हमारे मरीज़ों की केयर को बग़ैर PPE के किया था। और उसकी 2 pronged वजह थी। पहली वजह उसकी ये थी कि हमारा जो मरीज़ है वो हमारे स्टाफ से सेफ़ हो, और दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह उसकी ये थी कि हमारा स्टाफ भी प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि देखें, हेल्थ केयर वर्कर अगर बीमार हो जाता है तो मरीज़ को बीमार करता है, लिहाजा हमारा स्टाफ जहाँ भी जाता है वो गाउन, ग्लव्स, मास्क, जो भी PPE की रिक्वायरमेंट्स है वो तमाम को फॉलो करता है। और एक मरीज़ से जब दूसरे मरीज़ के पास जाते हैं तो तमाम PPEs को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है ताकि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक जरासीम मुंतकिल ना हो और मरीज़ के जरासीम स्टाफ तक मुंतकिल ना हो। अगर हेल्थ केयर वर्कर सेफ़ है
तो मरीज़ भी सेफ रहेगा। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओनली ब्रांड नेम मेडिकेशंस दे वर्क, जेनरिक मेडिकेशंस यू नो दे हैव लिमिटेड एफिकेसी। इफ आई कैन रिक्वेस्ट शमीम रज़ा साहब। हाँ, ये एक आम तासुर बिल्कुल पाया जाता है कि लोग ये कहते हैं कि जो ब्रांड है वो काम करता है और जेनेरिक जो है वो काम नहीं करती या असर नहीं करती। मेरे ख़्याल में ये गलत नज़रिया है, इसलिए कि पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में 75% से ज़ायद दवाइयाँ जो हैं वो जेनेरिक हैं। तो अगर ऐसा होता तो इस मुल्क में सिर्फ बीमार घूम रहे होते और सेहतमंद लोग ना होते। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जेनेरिक और ब्रांडेड, जेनेरिक और ब्रांड, ये तीन जो डेफिनेशंस हैं, ये जो इंटरनेशनल फार्माकोपियाज़ हैं, जिनको कहना चाहिए कि बाइबल ऑफ फार्मेसीज़ हैं, उनमें चीज़ें डिफ़ाइंड की गई हैं कि अगर कोई जेनेरिक ला रहा है तो उसके लिए उसको क्या क्या मेयार रखना होगा। तो मेरे ख़्याल में मेयारी अद्वियात पाकिस्तान में कम है, इसीलिए हमने जो है वो जब सेलेक्ट करते हैं तो वो बेस्ट जेनेरिक सेलेक्ट करते हैं इसी की बेसिस के ऊपर, ताकि हमारे पास जो है वो मरीज़ों को उनको मयारी और अफादियत वाली दवाइयाँ ज़्यादा मिले। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि ब्रांड जो है वो ज़्यादा असर करता है और जेनेरिक जो है वो कम असर करता है। थैंक यू वेरी मच शमीम साहब। अगला सवाल जो है क्वाइट इंटरेस्टिंग और मेरी भी मिसकंसेप्शन आप कह सकते हैं। हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि मैं जब भी फ्लू शॉट लगाता हूँ मुझे फ्लू हो जाता है। ठीक है डॉक्टर फ़ायदा जी, इस बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। फ़्लू की वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नज़ला ज़ुकाम और बुखार शामिल है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़्लू की वैक्सीन अगर लगाई है तो उससे आपको जो है फ़्लू हो गया है। लेकिन साइंटिफिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़्लू की वैक्सीन में जो जरासीम होते हैं वो किल्ड यानी डेड जरासीम होते हैं। उनमें इतनी ही ताकत होती है कि वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपको फ़्लू की वैक्सीन लगाने के बाद फ़्लू जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि नज़ला, बुखार, खांसी, सर दर्द, जिस्म में दर्द, ऐसी चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है, आपके जिस्म में आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है फ़्लू हो गया है। थैंक यू डॉक्टर फ़ायदा। अगला सवाल मैं हफ्सा को पाक करूँगा। एक हमारे व्यूअर वो कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग विटामिन डी और कुछ हेयर सप्लीमेंट्स एंड आई एम गेनिंग वेट। आई डोंट थिंक सो, बट इफ यू कैन आंसर। विटामिन डी और हेयर सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स अगर फॉर एग्जांपल आप हेयर सप्लीमेंट्स में ले रहे हैं तो यूजुअली इनका साइड इफ़ेक्ट वेट गेन नहीं होता। हो सकता है साथ उसके कोई और दवाइयाँ हों या फिर कोई और ऐसी चीज़ है, हो सकता है मल्टीविटामिन्स शायद भूख बढ़ाती हैं, तो शायद इस वजह से आपको कोई अगर इस तरह का सप्लीमेंट है जो भूख बढ़ाने का है तो उससे वेट गेन हो सकता है, मगर इन दवाइयों से यूजुअली वेट गेन इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो आप दवा ले रहे हैं, अगर आप उसके बारे में तफसीलात के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है 24 घंटे। हम पर्टिकुलरली आपकी दवा को देखते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन एक स्पेसिफिक है प्रोडक्ट रोसुवास्टैटिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, स्टैटिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स। तो इफ़ आई कैन रिक्वेस्ट हफ्सा। ओके, स्टैटिन्स यूजुअली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। रोसुवास्टैटिन अगर आपको दी गई है, इससे यूजुअली जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है जब हम स्टार्ट करते हैं थेरेपी को, जब ये दवा शुरू की जाती है तो मसल पेन या जिस्म में दर्द और खिंचाव महसूस होता है। इसी वजह से इस दवा को रात में लेने के लिए मखसूस किया गया है कि आप रात में सोने से 2 घंटे पहले इस दवा को लें, क्योंकि जो इनिशियल थेरेपी स्टार्ट हम करते हैं उसमें ये वाले साइड इफ़ेक्ट को कम से कम किया जाए। तो ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको हो रहे हैं जो कि मसल पेन, बॉडी एक, तो ये हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि दवा को रात में सोने से 1.5 से 2 घंटा पहले लिया जाए, ताकि इसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स आपको महसूस हों। और जैसे जैसे हम थेरेपी पे सेटल होते जाते हैं ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म होते जाते हैं। थैंक यू वेरी मच हफ्सा। और जस्ट टू ऐड के माइल्जिया एक इफेक्ट है स्टैटिन्स का डेफिनेटली, मगर डॉक्टर्स नॉर्मली सिम्वास्टैटिन या स्टैटिन्स के अंदर क्लास चेंज करके इसको कंट्रोल करते हैं या डोज से कंट्रोल करते हैं। एक हमारे व्यूअर्स सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं फार्मूला का डिफरेंट ब्रांड यूज़ कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो इट्स लाइक अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, बट यू हाँ, कैन आंसर। वेग सा सवाल है, मतलब फार्मूला, मिल्क फार्मूला, ड्रग फार्मूला। आई थिंक दे मीन दवाई का ब्रांड। सो देखिए, दवाई के फार्मूला में आप ये कर सकते हैं कि आप अब मैं वैसे दवाई का किसी का नाम लूँगा तो प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन कॉमन सी बात है कि अगर पैनाडॉल अवेलेबल नहीं है तो आप कैलपॉल खा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल फिर कोविड की तरफ। ठीक है, हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि स्टेरॉइड्स थेरेपी ख़त्म करने के कितने अरसे बाद जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा सकती है? जी, अगर आपको कोविड हुआ है और आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उस सिलसिले में कहा यह जाता है कि अगर आप डिले करें वैक्सीन तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन जो इन्फेक्शस डिज़ीज़ के लोग हैं, जो माहिर हैं, वो रेकमेंड ये करते हैं कि कोविड होने के बाद अगर आप स्टेरॉइड्स पर हैं तो आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक वेट करें और उसके बाद फिर आप जो है ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। और ये वही टाइम होता है जिस दौरान उमूमन तौर पे आप वेट कर रहे होते हैं अपनी जो आपकी जो पीरियड है आइसोलेशन का, वो भी इसी दौरान ख़त्म हो रहा होता है। तो 2 हफ्ते के बाद आप जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़ायदा। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक व्यूअर हमारे लिख रहे हैं कि अगर मैं एक दफ़ा कहीं से मेडिसिन लूँ तो सही हो जाता हूँ, मगर वही मेडिसिन मैं किसी और फार्मेसी से लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम शगुप्ता। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने, और बहुत सारे लोगों का यही मसला है। दवा के डब्बे पे अगर आप देखेंगे, हर दवा के जो कंडीशंस लिखी हुई होती हैं उसमें टेम्परेचर एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, और ये टेम्परेचर जो मेंटेन करना होता है वो फैक्ट्री जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है से लेके आपके घर तक, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, फैक्ट्री टू होलसेलर, टू रिटेलर्स, टू योर होम, टू द फार्मेसीज इन बिटवीन, एंड देयर आर समटाइम्स बहुत सारे ऐसे मीडियम्स होते हैं जहाँ से दवा गुजरती है। अगर वो दवा किसी भी वजह से 28 से 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज हो गई है तो दवा की एफिकेसी, इफादियत जिसको हम कहते हैं, वो कम हो जाती है। और इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप दवा जहाँ से ख़रीदें वहाँ इंश्योर करें कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, और ये स्पेशली उन दवाइयों के लिए है जो कि ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने फ़लाँ जगह से इंसुलिन ली और मुझे काम नहीं कर रही है। अदर देन मेडिकल रीज़न, एक बहुत बड़ा ये भी रीज़न हो सकता है कि उस इंसुलिन को प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया गया। लिहाजा ये इंश्योर कर लें कि आप जहाँ से दवा ले रहे हैं वहाँ पे वो दवा प्रॉपरली स्टोर्ड है और धूप को और ज़्यादा गर्मी को एक्सपोज्ड नहीं है। Thank you very much, Shagufta Hasan. And just to add, we have more than 30 outreach pharmacies across Pakistan. You can visit hospitals.aku.edu for the details, addresses and phone numbers. Next question की तरफ चलते हैं। एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में काउंटरफीट दवाइयों का बहुत बड़ा मसला है। आगा खान इसको किस तरह जो है वो ओवरकम करता है? इफ़ आई कैन आस्क शमीम रज़ा। मेरे ख़्याल में व्यूअर्स जो हैं वो जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो शायद ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी बताया कि हम मयारी अद्वियात के ऊपर बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में काउंटरफीट, पूरी दुनिया की तरह काउंटरफीट की अवेलेबिलिटी या जाली अद्वियात मैं इसे कहूँ या कॉपी अद्वियात जो हैं वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिर्फ अप्रूव्ड वेंडर्स से दवाई लेता है जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से अप्रूव्ड है और WHO के मयार पर दवाइयाँ बनाते हैं, उनसे दवाई लेते हैं। हम कभी भी किसी मिडल मैन से या ओपन मार्केट से दवाई को प्रोक्योर नहीं करते। लिहाजा हमें जब फैक्ट्री से या जिस कंपनी से दवाई लेते हैं तो उसका हमें बैच नंबर और सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। लिहाजा काउंटरफीट को हमने इस तरह से डील किया हुआ है कि हम जो हैं वो डायरेक्टली वेंडर्स के थ्रू दवाइयाँ लेते हैं और उसके अलावा हम दवाई नहीं लेते। मैं जस्ट एक बात ऐड करूँगी कि ये ना सिर्फ यहाँ के लिए है
बल्कि जो हमारी 33 फार्मेसीज़ 19 शहरों में हैं, उन तमाम फार्मेसीज़ पे हम इंश्योर करते हैं कि हम मुस्तनिद दवा लें और हम उन्हीं सोर्सेज से दवा लें जो कि हमारे लिए हमने उसको जांच पड़ताल के साथ उसको हमारी फहरिस्त में रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं आगा ख़ान की कंपाउंडिंग की मेडिसिन लेती हूँ मगर वो हर 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाती है, उसके बारे में कुछ करें? तो इसका आंसर तो मैं दे देता हूँ कि हमारी कंपाउंडिंग सर्विसेज इंटरनेशनल रेफरेंस बेस्ड सर्विसेज है। उसकी एक्सपायरी हम अपने पेशेंट्स के लिए इंटरनेशनल रेफरेंसेस पे देते हैं। अगर वो 7 दिन की एक्सपायरी है तो उसका रेफरेंस मौजूद है और हम उसी वजह से 7 दिन दे रहे हैं। आप 7 दिन तक उसको इस्तेमाल करें और उसको दोबारा इसका कलेक्शन इसी तरह रखें। अच्छा, एक सवाल है जो मैं हफ्सा पे पार करना चाहूँगा नेक्स्ट, कि कंजेशन और हेडेक, क्या इसके लिए भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते? OTC ओवर द काउंटर मेडिकेशंस फॉर हेडेक आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सर में आपके दर्द है तो हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन में पैरासीटामोल दिए जा सकती है आपको। कंजेशन के लिए अगर आपको फीवर नहीं हो रहा और सिर्फ कंजेशन है तो हल्की फुल्की फ्लू की मेडिकेशंस, एंटी एलर्जीज़ वगैरह ओवर द काउंटर में शामिल होती हैं, उन दवाओं को आप ले सकते हैं। मगर अगर आपको बुखार है और एंटीबायोटिक आप प्रिस्क्राइब खुद से ले रहे हैं तो ये सेल्फ मेडिकेशन या ये ओवर द काउंटर में नहीं आती। कंजेशन के लिए एंटी एलर्जी लेना या कोई सिरप्स को एडवाइस करना, पैरासीटामोल लेना, ये दवाइयाँ आप ओवर द काउंटर बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू अफसा। एक क्वेश्चन मेडिकल सेंटर से रिलेटेड है, मैडम शगुफ्ता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आर वैक्सीनेशंस अवेलेबल एट मेडिकल सेंटर्स? आई थिंक दे वांट टू नो अबाउट द नॉर्मल वैक्सीन्स। सो जो EPI की वैक्सीन्स हैं ये हमारे मेडिकल सेंटर्स पे मौजूद हैं और हमने बहुत रिसेंटली KPK के अंदर, जो हमारा मेडिकल सेंटर पेशावर में है, जो हमारा मेडिकल सेंटर पंजाब में पिंडी में है, लाहौर में है, मुल्तान में है और सरगोदा में है, इन तमाम मेडिकल सेंटर से हमने EPI जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम की वैक्सीन्स हैं उनका इनेकाद किया है। इसके अलावा कराची में भी हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ से वैक्सीन ना सिर्फ EPI वैक्सीन है बल्कि जो बाकी कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो तमाम हमारे मेडिकल सेंटर्स से आप हासिल कर सकते हैं और हमारी नर्सेज मौजूद होती हैं इन मेडिकल सेंटर्स पे जो वो वैक्सीन्स आप लोगों को एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोविड वैक्सीन अगेन, डॉक्टर फ़ायदा, यू आर वेरी फेमस यू नो टुडे। सवाल ये है कि क्या कोविड लगाने के बाद फ्लू वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? थैंक यू सो मच। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद प्रेफरेबल ये है कि आप दूसरी वैक्सीन को डिले करें टू एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स, और ये डिले ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से प्रोग्राम के हम इख्तिताम की तरफ भी जाने वाले, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बिल्कुल फ़्लू की वैक्सीन अगर टाइम बनता है तो फ़्लू की वैक्सीन आप दीजिए, वरना फ़्लू की वैक्सीन, अब जैसे आप मुझसे इस वक्त पूछेंगे कि फ़्लू की वैक्सीन लगानी चाहिए, तो फ्लू की वैक्सीन का सीज़न जो है लगाने वाला वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस वक्त नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप जो है फ्लू की वैक्सीन लगाएं। लेकिन हाँ, अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद जब फ्लू सीज़न शुरू होता है तो हर साल आप सालाना अपना फ्लू का टीका ज़रूर लगवाइए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़ायदा। और इस तरह हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने एक्सपर्ट पैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ क्लोजिंग कमेंट्स, इख्तितामिया कलमात प्लीज़ कहें, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर फ़ायदा। थैंक यू सो मच। मैं इतनी सारी बातें हुई हैं अद्वियात के बारे में और वैक्सीन के बारे में, ख़ास तौर पे कोविड वैक्सीन के बारे में, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन दें कि देखें कोविड वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के तहत बहुत सारी हिफाजती टीके हैं जो बच्चों को लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पे दूसरी अद्वियात का ख्याल रखते हैं वहाँ अपने बच्चों के हिफाजती टीकों का भी ख्याल रखें। और मुझे मालूम है कि ख़दशा है फ्लू का, ख़दशा है कोविड का, लेकिन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अपने मरकज़ी सेहत के मरकज़ पे, हमारी आउटरीच फार्मेसी पे, मेडिकल सेंटर पे आइए और अपने बच्चों की जो ड्यू वैक्सीनेशन है वो प्लीज़ ज़रूर लगाइए, उसको हरगिज़ इग्नोर ना कीजिए। मैडम शगुफ्ता, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मयारी दवाइयाँ मुस्तनिद फार्मेसी से ही लें। ठीक है, मैं छोटा सा मैसेज दूंगा, खुदारा उन फार्मेसीज़ पे जाइए
जहाँ फार्मासिस्ट मौजूद हो। फार्मासिस्ट आपका हेल्थ केयर पार्टनर है और फार्मासिस्ट ज़रूरी है आपकी अद्वियात को रिव्यू करने के लिए। जी, आगा खान अस्पताल पे एतमाद का आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं इसी कंक्लूजन के साथ जो है ये कहूँगा कि आप हमारी आउटरीच फार्मेसीज़ पर आइए और वहाँ पर आपको मयारी अद्वियात भी मिलेंगी, वैक्सीन भी मिलेगी, और वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मैसर होंगी जो कि इंटरनेशनल मयार के हिसाब से, चाहे वो टेम्परेचर हो या रूम टेम्परेचर हो या रेफ्रिजरेटर हो, कोल्ड चेन हो, वो सब है। तो आप लोग ज़रूर 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 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की आउटरीच फार्मेसीज़ की सर्विसेज को इस्तेमाल करें। शुक्रिया। अद्वियात के मुतालिक बेहतरीन मालूमात आपका फार्मासिस्ट आपको दे सकता है, तो बराए मेहरबानी अपनी दवा के मामले में कोई भी मालूमात हासिल करनी है तो आप हमारे सेंटर पर रब्ता कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कॉल अस एंड वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एक्सपर्ट पैनल्स आपके सवाल जवाबात का, और बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपके सवालात का, इस बहुत इम्पॉर्टेंट फेसबुक लाइव सेशन को ज्वाइन करने का। उम्मीद है कि आपकी मिसकंसेप्शन ख़त्म करने में इस प्रोग्राम ने किरदार अदा किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।